हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना नया सब्जेक्ट पर्यावरण भी स्टार्ट करते हैं, जो अपकमिंग आपका यूपी टेट 2021 जो 25 जुलाई को प्रस्तावित है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आइए बिना टाइम गवाए, ये हमारा इन्वायरमेंट का लेक्चर वन होने वाला है, इसको स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट को हिंदी में हम पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? इन्वायरमेंट को पर्यावरण कहा जाता है। देखते हैं, देखो पर्यावरण जो है ये दो शब्द से मिलके बना होता है। कौन कौन से? एक तो परि और एक आवरण। ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। देखो, पर्यावरण हिंदी के दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसका क्रमशः अर्थ चारों ओर घेरना होता है। चारों ओर घेरना, ठीक है, मतलब कि परि मीन्स चारों ओर, आवरण मीन्स घेरे हुए। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है वह उसका पर्यावरण है। क्या? जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है वह उसका पर्यावरण है। फिर देखो नेक्स्ट हमारे क्या दिया, फिर इंग्लिश में इसका अर्थ समझो। ये इंग्लिश में इसे कहते हैं इन्वायरमेंट। ये थोड़ी स्पेलिंग की गलती होगी, ENVIRO होना है यहाँ पे। इन्वायरमेंट टाइपिंग प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। ENVIRONMENT इन्वायरमेंट। यह फ्रेंच भाषा के शब्द एनविनर से बना है। जो इन्वायरमेंट है ये फ्रेंच भाषा के शब्द एनविनर से बना है, और इस एनविनर का अर्थ भी होता है पास पड़ोस। ठीक है, इस एनविनर का अर्थ क्या होता है? पास पड़ोस। देखते हैं, देखो इसमें आगे क्या बोल रहा है। अंग्रेजी में पर्यावरण को एनवायरमेंट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं पर्यावरण को? अंग्रेजी में पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा के एनविनर से बना है, जिसका अर्थ पास पड़ोस होता है। क्या होता है? अर्थ होता है उसका पास पड़ोस। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रवाहित करती हैं, ठीक है, जो उसे प्रभावित करती हैं, ये भी प्रवाहित ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रभावित करती हैं, वह उसका पर्यावरण कहलाती हैं। ठीक है, हाल ही में हमने क्या जाना है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, और इसको इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। फ्रेंच भाषा के शब्द एनविनर से मिलकर बना है। दोनों के आधार पे हमने ये देखा कि वे सारी वस्तुएं जो जीव को चारों तरफ को घेरी होती हैं और उसके जीवन को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करती हैं, वे हमारी क्या कहलाती हैं? वे ही सारा उसका पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट कहलाता है। फिर देखो, इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है और अक्सर रिपीट होने के अच्छे चांसेस हैं। क्वेश्चन मैंने इसलिए शामिल कर लिया क्योंकि मैंने इसको काफ़ी जगह देखा है और ऑफलाइन में भी मेरे बच्चे कहीं ना कहीं गलती करते हैं, इसलिए मैंने इसको शामिल किया हुआ है यहाँ पे। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा, एनविनर से तात्पर्य है, मतलब कि एनविनर से क्या तात्पर्य है? क्या सजीव निर्जीव, क्या जैविक अजैविक, पास पड़ोस, या कोई नहीं? तो बताओ एनविनर से क्या तात्पर्य? आसान हो जाएगा अब तो, बिल्कुल सिंपल। देखो, सजीव निर्जीव नहीं है, जैविक अजैविक नहीं है, क्या है एनविनर? पास पड़ोस। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ये यहाँ से ही शब्द बना है और हम इसको छोड़ देते हैं, बोले यार इसको पढ़ के क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जामिनर हमें फंसाने की कोशिश करता है, वही मैं आपसे बताता रहता हूँ। इसके आगे फिर चलते हैं। देखो आगे क्या है हमारा, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के क्या क्या घटक होते हैं, यानी कि किन किन से मिलकर पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक हैं। पर्यावरण के कितने घटक है? दो घटक है। कौन कौन से? एक तो आपके प्राकृतिक घटक हैं और एक है मानव निर्मित। पर्यावरण दो घटकों से मिलकर बनता है, एक प्राकृतिक घटक होते हैं आपके और एक होते हैं मानव निर्मित। तो पहले प्राकृतिक के बारे में हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक घटक होते कौन से हैं। आओ देखते हैं इसको थोड़ा छोटा करते हैं। प्राकृतिक घटक जो होते हैं
इनको फिर से बांट दिया जाता है, प्राकृतिक घटक को फिर से बांटा जाता है। कौन कौन से? एक हो गए आपके जैविक और एक हो गए अजैविक। जैविक घटक फिर से बांटे जाते हैं। जैविक घटक होते हैं आपके वनस्पति घटक, वनस्पति जगत और जंतु जगत। ठीक है। जो प्राकृतिक घटक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक को फिर से बांटा जाता है, एक तो होती है आपकी वनस्पति जगत और एक होता है आपका जंतु जगत। ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। इसको फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा हम छोटा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जैविक घटक कौन से होते हैं। देखो, जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। जैविक घटक कौन से होते हैं? जिन घटकों में जीवन पाया जाता है उन्हें जैविक घटक कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है। जीवन को दो प्रकार में बांटा जाता है। जो ये जीवन है दो प्रकार से बांटा जाता है, एक तो वनस्पति जगत जो पेड़ पौधे हो गए, और एक जंतु जगत जैसे हम लोग हो गए। ठीक है। जैसे मनुष्य हुआ, पशु हुआ, पक्षी हुआ, पेड़ पौधे आदि। तो जैविक घटक क्या होते हैं? ऐसे घटक जिनमें जीवन पाया जाता है वो जैविक घटक कहलाते हैं। और ऐसे घटक जिनमें जीवन पाया जाता है और वह जंतु ना होके क्या है, वो वनस्पति हैं, वही भी हमारे जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फिर हमारा अजैविक घटक। अजैविक घटक कौन से होते हैं? देखो, वे घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वे हमारे कौन से होते हैं? अजैविक घटक होते हैं। वह प्रकृति निर्मित यानी प्रकृति प्रदत्त होने चाहिए। कहने का मतलब है जीवन नहीं है लेकिन वो प्रकृति के द्वारा बना हुआ हो, प्रकृति के द्वारा दिया गया हो। अभी देखो और आगे समझेंगे। जैसे पर्वत, नदियाँ, ये थोड़ा यहाँ पे कुछ छूट गया, कोई नहीं, मृदा, जल, वायु, दिन रात आदि। कहने का मतलब है अजैविक घटक वे अजैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता परंतु वे प्रकृति प्रदत्त होने चाहिए, मतलब कि वे प्रकृति द्वारा निर्मित होने चाहिए। जैसे मैं आपसे कह दूं कोई चेयर रखी हुई है, चेयर रखी हुई है, तो मैं बोलूं क्या ये जैविक घटक है अजैविक घटक है? तो ये ना तो जैविक घटक भी है, जैविक घटक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन नहीं है। और अजैविक घटक भी नहीं है। क्यों? अजैविक जीवन नहीं है इसमें, लेकिन ये प्रकृति प्रदत्त होनी चाहिए। ये कुर्सी तो मानव निर्मित है। प्रकृति प्रदत्त मीन्स जैसे नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, वायु होगी। पहाड़ों में जीवन नहीं है लेकिन वो प्रकृति प्रदत्त है। बात समझ आई? ऐसे घटक होते हैं हमारे अजैविक घटक। फिर होते हैं हमारे मानव निर्मित घटक होते हैं। इनसे ये कौन कौन से होते हैं? जिनमें जीवन नहीं पाया जाता और वे जीव यानी मानव निर्मित होने चाहिए। जीवन ना हो और मानव निर्मित हो तो कैसे हैं हमारे? मानव निर्मित घटक है। जैसे धर्म हो गए, धर्म मानव ने ही तो बनाया। संस्कृति हो गई, नियम कानून हो गए, ये कैसे घटक है हमारे? ये सारे हमारे मानव निर्मित घटक हैं। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कुर्सी कैसी घटक है? ना जैविक है ना अजैविक है, कैसी है? मानव निर्मित घटक है। इसके बाद हम आगे आते हैं। आगे ये हमारी हेडिंग आ रही है पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध। पर्यावरण और मानव के मध्य हम संबंध पढ़ेंगे। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या मुख्य चीज़ें हमको जाननी है। देखो, सबसे पहले हमें जानना होगा कुछ कालों के बारे में रूबरू होना होगा और उन कालों में प्रकृति यानी कि पर्यावरण और मानव के बीच क्या क्या संबंध हुए, किस किस प्रकार से संबंध स्थापित हुए। तो देखो, पहले जानते हैं आखेटक काल। आखेटक काल क्या है? पर्यावरण का प्रथम काल आखेटक काल है। जो मतलब कि पर्यावरण का प्रथम काल है वो कैसा है? आखेटक काल है। इसे शिकारी काल या आदि मानव काल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि आखेटक काल है, इसको अन्य नाम शिकारी काल या आदि मानव काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल का मानव पर्यावरण के अन्य कारक की भांति एक कारक था। मतलब कि जो इस काल का मानव था जो पर्यावरण के अन्य कारक थे उन्हीं की भांति एक कारक था। मतलब कि उसमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं था। जो मानव था कैसा था? उस समय उसका कोई आवाज़ नहीं था, जंगलों में घूमता था, पहनने को कपड़े नहीं थे, जानवरों की तरह ही चलता था। ठीक है। इसका पर्यावरण के साथ कारक का संबंध था। कैसा संबंध था? कारक का ही संबंध था। अन्य कारकों की तरह कारक ही था। सिंपल
कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इस काल के मानव को पाता दाता की संज्ञा प्रदान की गई। इस काल के मानव को क्या संज्ञा प्रदान की गई? पाता दाता। पाता दाता क्यों? क्योंकि वह खाने की वस्तुओं को संग्रह नहीं करता था, इसलिए इस काल के मानव को क्या कहा गया है? इस काल के मानव को पाता दाता कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह खाने की वस्तुओं को संग्रह करके नहीं रखता था। जो खाने की वस्तुएं थी उन्हें संग्रह करके नहीं रखता था, जितनी भूख लगी उतना खा लिया, अगला अगली बार देखा जाएगा। वर्तमान का मानव संग्रह करके रखेगा, जैसे नॉर्मली क्या होता है, गेहूँ के सीज़न में गेहूँ इकट्ठी करके रख ली है, दाल एक लबी आ गई है, किचन का सारा सामान आ गया। उस समय मानव में ऐसा कुछ विशेष नहीं था, इसलिए उस काल के मानव को क्या कहा गया? उस काल के मानव को पाता दाता कहा गया। फिर आखेटक काल के बाद हमारा दूसरा काल है पशुपालक काल। देखते हैं पशुपालक काल में क्या इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण का दूसरा काल पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा काल किस नाम जानता है? पशुपालन या पशुपालक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में मानव ने सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया। ये जो काल था पशुपालक काल था, इसमें सर्वप्रथम मानव ने समूह में रहना आरंभ किया। इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ रूपांतरकर्ता या सहायक का संबंध बना। मतलब कि जो इस काल का मानव था उसका पर्यावरण के साथ कैसा संबंध बना? उसका पर्यावरण के साथ संबंध बना रूपांतरकर्ता या सहायक। रूपांतरकर्ता मीन्स मतलब कि इस काल के मानव ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी, उसमें बदलाव लाना शुरू कर दिया था। तो इसलिए इस काल का मानव और पर्यावरण का संबंध कैसा था? रूपांतरकर्ता या सहायक का संबंध था। इस काल के मानव को सामाजिक मानव की संज्ञा प्रदान की गई। मतलब कि इस काल में आके मानव कुछ हद तक सामाजिक होने लगा। जैसे एक साथ रहना, समूह में रहना, तो सामाजिक की भावना उसमें उत्पन्न होने लगी। फिर इस पशुपालक काल के बाद तीसरा काल है हमारा कृषि काल। कौन सा है? कृषि काल। देखते हैं, पर्यावरण का तीसरा काल कृषि काल के नाम से जाना जाता है। जो पर्यावरण का तीसरा काल था, कौन सा काल था? कृषि काल था। इस काल के मानव ने पर्यावरण में सर्वप्रथम परिवर्तन करना प्रारंभ किया। देखो, परिवर्तन, रूपांतर मतलब कि रूप में अंतर तो वह भी करने लगा था, लेकिन जो सर्वप्रथम ठीक से परिवर्तन करना आरंभ किया वो किस काल के मानव ने किया? कृषि काल के मानव ने। ठीक है, मतलब कि अपने उपयोग के लिए खेती करना, अपने उपयोग के लिए मतलब कि इस प्रकार के कार्य करना, भले से ही पर्यावरण को नुकसान हो लेकिन खुद का फायदा हो। तो किस काल में आरंभ किए परिवर्तन करना आरंभ किया? ये कृषि काल में किया, जिसके कारण इसका संबंध परिवर्तनकर्ता का बना। इसी कारण इसका संबंध कैसा बना? इसी कारण इसका संबंध बना परिवर्तनकर्ता का। और इससे पहले काल का कैसा बना? वो बना रूपांतरकर्ता या सहायक। मतलब कि रूपांतर तो कर रहा था, इतने बड़े स्तर पर नहीं कर रहा था कि मतलब कि उससे पर्यावरण को भी नुकसान हो। पर्यावरण की भी वह एक प्रकार से ऐसे कार्य करता था कि पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं उससे सहायता होती थी। लेकिन इस काल में का जो व्यक्ति था वो परिवर्तन करना उसने ठीक से आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है फिर। इस काल के मानव को आर्थिक मानव की संज्ञा प्रदान की गई। किस काल के मानव को? कृषि काल के मानव को आर्थिक मानव की संज्ञा प्रदान की गई। क्यों? क्योंकि वह आर्थिक गतिविधियां भी करने लगा, इसलिए इस काल के मानव को आर्थिक मानव की संज्ञा दी गई। फिर कृषि काल के बाद था प्रौद्योगिकी काल। ठीक है, प्रौद्योगिकी काल, इंडस्ट्रियल टाइम। ठीक है, देखते हैं, पर्यावरण का वर्तमान काल प्रौद्योगिकी काल के नाम से जाना जाता है। यानी जो वर्तमान काल है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रौद्योगिकी काल। प्रौद्योगिकी काल वह काल है जिसमें मनुष्य प्रकृति के प्रत्येक बिंदु में परिवर्तन करके उसको विनाश के कगार पर ला दिया। मतलब कि इस काल में मनुष्य ने प्रकृति के प्रत्येक बिंदु में परिवर्तन कर दिया है और उसको विनाश के कगार पर ला दिया। जैसे हम देखते हैं डेली विभिन्न देशों द्वारा अलग अलग मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज चल रही हैं। तो ये कौन सा काल है? हमारा प्रौद्योगिकी काल है। फिर देखो,
इसी कारण इसका संबंध विध्वंसक या विनाशक का बना। मतलब कि प्रौद्योगिकी काल के मानव का संबंध कैसा बना? विध्वंसक यानी विनाशक का संबंध बना। इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव की संज्ञा प्रदान की गई। जो इस काल का मानव है, प्रौद्योगिकी काल का मानव है, उसे कौन सी संज्ञा प्रदान की गई? उसे संज्ञा प्रदान की गई प्रौद्योगिकी मानव की। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग कालों को पढ़ लिया है और ये जान लिया है कि किस काल में मानव और पर्यावरण के बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पारिस्थितिकी क्या होता है। ये सारा पर्यावरण के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। देखो, पारिस्थितिकी की बात करते हैं। पारिस्थितिकी अंग्रेजी पारिस्थितिकी की अंग्रेजी इकोलॉजी है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द ओकस और लोगस, मतलब कि जो इकोलॉजी है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द ओकस और लोगस से मिलकर बना है। किन शब्दों से मिलकर बना है? ओकस और लोगस। ठीक है, ओकस का अर्थ रहने का स्थान और लोगस का अर्थ अध्ययन करना। कहने का मतलब ये हुआ, जो पारिस्थिति को इंग्लिश में हम इकोलॉजी कहते हैं, और ये जो इकोलॉजी है ग्रीक भाषा के दो शब्द ओकस और लोगस से मिलकर बना है। ओकस का अर्थ होता रहने का स्थान और लोगस का अर्थ होता अध्ययन करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीव के रहने के स्थान का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। बात सिंपल समझ आ गई? सिंपल। पारिस्थितिकी क्या है? जीव के रहने के स्थान का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा प्रयोग किया गया। कब? 1866 में। फिर पारिस्थिति को हमने अच्छी तरीके जान लिया, इतना हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पारिस्थिति के बाद आगे है पर्यावास। पर्यावास क्या होता है? देखो, पर्यावरण में जीव का आवास ही उसका पर्यावास कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण में जीव का आवास क्या कहलाता है? पर्यावरण में जीव का आवास ही उसका पर्यावास कहलाता है। फिर देखो, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, जैसे शेर और हाथी दोनों जंगल में निवास करते हैं। ठीक है नहीं? फिर आगे देखेंगे, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग अलग भी हो सकता होता है। देखो, जैसे भालू जंगल में निवास करता है और व्हेल मछली कहाँ निवास करती है? व्हेल मछली समुद्र में निवास करती है। तो यहाँ से हमने जाना भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। एक कैसे? जैसे भाई शेर और हाथी दोनों जंगल में रहते हैं, दोनों का पर्यावास सेम है। और अलग अलग कैसे? जैसे भालू जंगल में रहता है और व्हेल मछली कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। तो पर्यावास क्या हो गया हमारा? जीव पर्यावास हमारा जीव के आवास ही उसका पर्यावास हो गया है। ये हमने जान लिया, पर्यावास एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। फिर आगे देखते हैं, पर्यावास के 3 मूल घटक होते हैं। जो पर्यावास है 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जंगल, भोजन और आवास। 3 चीज़ें मिलकर किसी पर्यावास का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी? जंगल बोल दिया मैंने, सॉरी, जल, भोजन और आवास। जल, भोजन और आवास से मिलकर ही हमारा पर्यावास बनता है। ये तीनों वे आवश्यक तत्व हैं जो किसी स्थान विशेष पर पर्यावास निर्माण के लिए आवश्यक है। मतलब कि किसी पर्यावास का निर्माण तभी होगा तब ये किसी स्थान पर तीनों पाई जाएंगी। पर्यावास के बाद अब हम देखते हैं हम निकेत। निकेत क्या होता है? देखो, सिंपल, निकेत की बात करते हैं। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, परंतु उनके कार्य करने की क्षमता सदैव अलग अलग होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है, परंतु उनके कार्य करने की क्षमता कैसी होती है? सदैव अलग होती है। अतः किसी जीव की कार्यात्मक इकाई या कार्यात्मक क्षमता निकेत कहलाती है। मतलब कि किसी जीव की कार्यात्मक इकाई या कार्यात्मक क्षमता क्या कहलाती है? निकेत कहलाती है। निकेत को ही जीव की व्यापारिक इकाई भी कहा जाता है।
जो निकेत है इसको ही जीव की क्या कहा जाता है, व्यापारिक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, आज मैंने इन्वायरमेंट स्टार्ट किया है। इन्वायरमेंट का फर्स्ट लेक्चर हुआ है आपका, और बहुत क्रमबद्ध तरीके से इसको मैं पूरा करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। अच्छे से अपने नोट्स मेंटेन करते चलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। अगले लेक्चर से जो हमें स्टार्ट करना वो हमारा क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पढ़ाता रहूँगा, बीच बीच में एक्सरसाइज कराता रहूँगा, इन चीज़ों को याद करते हुए चलें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।